वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हम लोगों की सिमिलर ट्रायंगल की ये नेक्स्ट वीडियो है। और एक्चुअल में देखा जाए तो सिमिलर ट्रायंगल की ये पहली वीडियो है, क्योंकि जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने बीपीटी के बारे में पढ़ा था। और बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो हम प्रूव भी कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज भी। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है सिमिलर ट्रायंगल की, इसको समझने से पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा क्लास 9। और क्लास 9 में तुमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है वो हमने इंट्रोड्यूस किया था क्लास 9 में। और उस वर्ड को क्या उसका मतलब था वो तो तुम पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा से तुम्हें बता देता हूं। कॉन्ग्रुएंट जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है ये हम ट्रायंगल्स के लिए यूज नहीं करते हैं, हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट वर्ड का यूज है जब दो चीजें बिल्कुल एक जैसी होती है। मैथमेटिकली इसके लिए हम और इसका सब्स्टिट्यूट है कोइंसाइड। और ये यूक्लिड का एक एग्जाम भी था, थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल। यानी कि जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहीं से एक कॉन्ग्रुएंट वर्ड बना। और कॉन्ग्रुएंट में जो ट्रायंगल्स होते हैं वो, अगर सपोज ये ट्रायंगल है ABC और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, जिसमें जो ऊपर वाली चीज है ये इंडिकेट करती है शेप को और नीचे वाली चीज इंडिकेट करती है मेजरमेंट को। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सपोज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। corresponding parts of congruent triangles are equal, CPCT। C stand for corresponding, P for part, C for congruent triangles, T for triangles। तो corresponding parts of congruent triangles are always equal, यानी जिनकी सेम शेप होती है और सेम साइज होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी उन्हीं के लिए हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये जो ABC ट्रायंगल है, अगर ये PQR की कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट के लिए फिर जो हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं लिखता हूं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का यूज तो सिमिलरिटी में भी है, इसका मतलब है कि जो पहले वाले दो वर्टेक्स से साइड बनेगी वो पहले वाले दो वर्टेक्स की साइड के इक्वल होगी, यानी AB इक्वल PQ। ऐसे जो लास्ट के दो वर्टेक्स से साइड बनेगी BC, वो लास्ट के दो वर्टेक्स से जो साइड बनेगी QR उसके इक्वल होगी। और जो पहले और लास्ट वर्टेक्स से साइड बनेगी थर्ड साइड AC, वो इसकी थर्ड साइड PR के इक्वल होगी। सेम यही कहानी एंगल्स पे चलती है कि जो फर्स्ट वर्टेक्स का एंगल है वो फर्स्ट वर्टेक्स के एंगल के इक्वल होगा, एंगल A इक्वल एंगल P। सेकंड वर्टेक्स का एंगल B इक्वल होगा सेकंड वर्टेक्स के एंगल Q के, और थर्ड वर्टेक्स का एंगल C इक्वल होगा R के। और ये तो जो रिजल्ट हमें मिले साइड्स और एंगल इक्वल है वो हमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल से मिले, इसीलिए आगे हम यूज करते थे बाय CPCT। corresponding parts of congruent triangles are always equal, यानी कि जिनकी शेप और साइज एक जैसा होता है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जैसे कि मेरे दोनों हाथ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक दूसरे को कोइंसाइड भी करेंगे। अगर यहां से मैं इसके टॉप पॉइंट को एक दूसरे से कवर अप करूंगा तो लास्ट पॉइंट भी कवर अप हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि इनकी शेप भी एक जैसी है और इनका मेजरमेंट भी सेम है। तो जो चीजें शेप और मेजरमेंट दोनों सेम रखती हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। अब जैसे हम बात करें सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसमें हम सबसे पहले अगर मान लो लेते हैं एक लाइन को, तो दो लाइन हमेशा सिमिलर होती है, देखने में हमेशा एक जैसी होती है। ऐसे ही दो सर्कल हमेशा देखने में एक जैसे होते हैं, शेप फिक्स है कि सर्कल ऐसा ही होता है। ऐसे ही हम बात करें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल,
तो वो हमेशा एक जैसे होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें दो स्क्वायर, तो वो भी हमेशा एक जैसे होते हैं, यानी ये हमेशा सिमिलर होते हैं। लेकिन यहां पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो ऐसे पॉलीगॉन्स पे फोकस कर रहे हैं कि जिन पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। तो जो शेप है अगर वो सेम है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फिर मैथमेटिकली सिमिलर। जिनकी सेम शेप होती है वो आपस में सिमिलर होते हैं, यानी कि मेजरमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। मेजरमेंट उनके डिफरेंट हो सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट की अगर तुम बात करते हो तो कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज सिमिलर, यानी ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर भी बोल सकते हैं क्योंकि इनकी शेप तो सेम है। हाँ, एक इन पे एडिशनल एडवांटेज हो गई कि इनका साइज भी सेम है, तो वो एडिशनल एडवांटेज वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन जिनकी केवल शेप सेम है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, यानी कि ऑल सिमिलर फिगर्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, यानी वो सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट के इक्वल नहीं होंगी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए फिर हमें दो चीजें चाहिए, शेप के साथ साथ साइज भी। बट सिमिलरिटी के लिए केवल एक चीज जरूरी है, वो है शेप। अब जो हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइन में और जो सर्कल है उनमें तो ज्यादा मैटर नहीं है, क्योंकि इनके कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिमिलर तो ये हमेशा है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इस लाइन की लेंथ को इक्वल कर दो। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट करना है तो इसकी रेडियस बढ़ा दो, रेडियस इक्वल कर दो, दोनों की कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां गेम आसान है, बट ट्राइंगल्स में गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ट्राइंगल्स के अंदर कई सारे आइटम है, एंगल्स भी है, साइड्स भी है। पर यहां पे केवल कॉन्ग्रुएंसी को लिए एक ही चीज थी, सर्कल में कॉन्ग्रुएंट के लिए केवल रेडियस थी और लाइन में कॉन्ग्रुएंट के लिए केवल लेंथ थी। तो यहां तो इसीलिए हमने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल से स्टार्ट करी, सर्कल या लाइन से नहीं करी। बट इनमें भी वो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहां पे बहुत सिंपल है। और ट्रायंगल्स की अगर हम बात करते थे कॉन्ग्रुएंट की, तो हमारे पास कुछ रूल हुआ करते थे, वो तुम्हें रूल्स याद होंगे, 4 रूल होते थे वो। सबसे पहले ASA, और ASA रूल को हम कई बार से AAS भी पढ़ते थे, दोनों एक ही बात है। इसके बाद SAS रूल था, एक RHS रूल था। ASA, SAS, RHS और एक SSS, ये 4 रूल हमारे पास हुआ करते थे। और इसमें हम केवल 2 एंगल और एक साइड की बात करते थे, और वो 2 एंगल और साइड एंगल के जो दोनों वर्टेक्स है उनको ज्वाइन कराने वाली साइड भी हो सकती थी, या साइड उनसे अलग भी हो सकती थी। बट SAS में जो साइड हम यूज करते थे उनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। RHS में राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, और SSS में तीनों साइड। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो 100% वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जो हमारे पास रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के, इसी तरह से सिमिलरिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं। और ट्राइंगल्स की जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम अलग तरीके से उसको पढ़ेंगे, और वो अलग तरीका मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि क्या मैं तरीका यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो सिमिलरिटी समझाने का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं इसको ज्योमेट्री से कनेक्ट करके जो लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट है वहां लेके चलूंगा तुम्हें, और इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और जब एक्टिविटी के थ्रू हम इसे समझेंगे तभी यह बात हमारे दिमाग में क्लियर आएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिमिलरिटी के ट्राइंगल्स की, और हम अगर एक ट्राइंगल फॉर्म करें इस तरीके से कि एक हम कोई मेजरमेंट ले लेते हैं, जैसे सपोज मैंने एक लेंथ ले ली 5 सेंटीमीटर, और मैंने इसके एक एंड पॉइंट से, जैसे BC मैंने लाइन ली, और यहां से एक एंड पॉइंट से मैंने एक एंगल फॉर्म कर दिया सपोज 60 डिग्री का, और इस C वर्टेक्स से भी मैंने एक एंगल फॉर्म कर दिया सपोज 70 डिग्री का। तो तुम देखोगे ट्राइंगल फॉर्म हो गया, क्योंकि जब हमें बेस पता है और बेस एंगल्स पता है तो ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल फॉर्म हो गया।
अब अगर हम इसी तरीके से चलते हैं और हम यहां जो ये 5 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ है, अगर हम इस लेंथ को तो यही रखें और यहां से हम जो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे थे इसको 60 बनाए, बट यहां से जो हम 70 बना रहे थे इसको हम अगर 90 कर दें तो तुम देखोगे कि शेप चेंज हो जाएगी। यानी कि शेप के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है एंगल। अब हमने इसमें दो पार्ट बिल्कुल सेम रखे हैं, बट हमने थर्ड पार्ट इसका चेंज कर दिया। तो इस एक पार्ट के चेंज होने से तुमने देखा कि पूरी शेप बदल गई और जो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल था वो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो यानी कि शेप सब ट्राइंगल्स की डिफरेंट बन जाएगी। तो यहां पे आके अगर मैं इस काम को ऐसे सोचूं कि मैं अब की बार से दूसरा गेम खेलूं और मैं इस साइड को चेंज कर दूं, 5 की जगह मैं इसे 8 सेंटीमीटर ले लूं, बट मैं एंगल सेम करता हूं और ये एंगल मैं 60 डिग्री का ही बनाता हूं और ये एंगल मैं 70 डिग्री का ही बनाता हूं। तो अगर मैंने ये दोनों एंगल सेम रखे 60 और 70, मैंने केवल अब की बार मेजरमेंट चेंज किया, मैंने साइड को इंक्रीज कर दिया, तो तुम देखोगे अब ये जो ट्राइंगल बने थे एबीसी और पीक्यूआर ये आपस में देखने में एक जैसे होंगे। तो फाइनली हमने यहां पे फोकस किया केवल एंगल पे, हमने एंगल चेंज नहीं किया, मेजरमेंट को हमने चेंज किया, तो ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स सिमिलर है। और ऑटोमेटिक तुम देखोगे कि जो थर्ड एंगल आएगा एंगल ए 180 माइनस 60 प्लस 70, यानी कि 180 माइनस 60 प्लस 70 130, यानी ये एंगल आया 50 डिग्री। और इधर अगर एंगल पी फाइंड करोगे तो वो भी 180 माइनस 60 प्लस 70, फाइनली ये भी 50 डिग्री। तो इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल थे इन दोनों ट्राइंगल्स के, और ये दोनों ट्राइंगल अब शेप में एक जैसे लगेंगे। तो इसका मतलब एंगल से शेप बनती है और एंगल्स के बेस पे शेप डिसाइड होती है। इसीलिए जिन ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल होते हैं वो ट्राइंगल 100% सिमिलर होंगे। और उसके लिए हमने जो रूल डिसाइड किया है वो है हमारे सबसे पहला रूल ट्रिपल ए। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। और इस केस में हमारे पास एक रूल और है, वो है ए। इससे ऐसे समझो कि ये इसी का छोटा भाई है, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल इक्वल होगा। जरूरत नहीं है हमें उसके बारे में बात करने की। अगर हम इसके बारे में बात ना करें और इसको छोड़ दें तब भी हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ट्रिपल ए पे जाओ या डबल ए से काम चलाओ, बात एक ही है। इसका दूसरा केस हम लेते हैं। अब की बार मैं दूसरा केस ले रहा हूं और मैंने मान लो एक लेंथ ले ली बीसी 2.5 सेंटीमीटर। अब की बार मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। अब की बार मैं यहां मेजरमेंट पे फोकस करूंगा और यहां से मैंने एक आर्क लगा दी लगभग 3 सेंटीमीटर की और इधर से मैंने एक आर्क लगा दी लगभग 2 सेंटीमीटर की। 3 और 2। अब इसमें बस एक चीज चेक कर लो, ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगी, वो इसमें चेक करनी जरूरी है। और वो प्रॉपर्टी ये है कि ट्राइंगल तभी फॉर्म हो सकता है जब उसकी दो साइड हमेशा उनका सम थर्ड साइड से ज्यादा हो। तो इन दोनों का सम इससे ज्यादा है और इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, इन दोनों का सम इससे ज्यादा है, मींस ट्राइंगल बन गया। तो जब ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया तब तुम एक नया ट्राइंगल तैयार करो और उसका क्या करोगे, एक कोई भी कांस्टेंट नंबर लेके, चाहे वो तुम कांस्टेंट नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, 1/2, 1/3, कुछ भी कोई कांस्टेंट नंबर लेके उससे अगर इस डिजिट को मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं 2 ले लेता हूं तो 2 से मैंने इंटू किया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने इसको भी 2 से इंटू किया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और ये एक नया ट्राइंगल मैंने फॉर्म कर दिया। और अब की बार मैं जो फोकस कर रहा था वो केवल मेजरमेंट पे फोकस कर रहा था, मैंने एंगल पे कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि मैं तुम्हें इससे पहले बता रहा था कि शेप के लिए एंगल रेस्पॉन्सिबल होता है और एंगल्स के बेस पे ही शेप डिसाइड होती है।
तो इसका मतलब एंगल्स हमारे लिए मेन फोकस था और उसके बेस पे हम ट्राइंगल को सिमिलर कह भी रहे थे, बट यहाँ पे मैंने एंगल पे फोकस नहीं किया, मैंने केवल मेजरमेंट पे ध्यान दिया और मैंने एक नया ट्राइंगल तैयार कर दिया PQR। अब तुम देखोगे कि दोनों की शेप एक जैसी लगेगी, यानी कि इसका मतलब कहानी कुछ और भी है, और वो कहानी है कि खाली हमें एंगल्स के बेस पे नहीं काम करना होता है, हमारे पास एक दूसरा बेस भी है, वो है साइड्स। और साइड्स में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी अगर होगी तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, और वैसे भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की शेप सेम होती है, वो तो सिमिलर होंगे ही। बट यहाँ पे अगर केवल सिमिलर की बात करेंगे तो सिमिलर के लिए अब हमें जो रूल यहाँ पे बन के आ रहा है वो तुम देखोगे ये बन के आ रहा है कि मैंने इस साइड को डबल किया, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, और मैंने इसको भी डबल किया और मैंने इसको भी डबल किया, यानी मैंने सारी साइडों को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो वही कांस्टेंट नंबर हमें मिलेगा, यानी कि अगर हम BC को डिवाइड करते हैं QR से तो हमें रेशियो मिलेगा 1/2, यानी कि 2.5/5 यानी कि 1/2। ऐसे ही अगर हमने AB को PQ से डिवाइड किया, AB/PQ, तो वही रेशियो मिलेगा 1/2। और अगर हमने AC को PR से डिवाइड किया तो फिर हमें वही रेशियो मिलेगा 1/2। तो फाइनली तीनों साइड का रेशियो इक्वल आया। तो ये हमारा एक नया गेम बना और नया हमारे पास रिजल्ट मिला कि अगर मान लो हमारे पास किसी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो भी वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं SSS क्राइटेरियन। तो इसका मतलब हमारे पास दो रूल तैयार हुए, पर यहां का जो SSS है वो कॉन्ग्रुएंसी के SSS से डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंसी का SSS था तीनों साइड इक्वल, यहां पे जो SSS है उसका मतलब है तीनों साइड का रेशियो इक्वल। तो अगर हमारे पास तीनों साइड की रेशियो इक्वल है दो ट्राइंगल की, तो समझ लो ट्राइंगल 100% कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर होंगे। और तुम चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख सकते हो एक्टिविटी, और इन एंगल्स को अगर तुम मेजर करोगे और ये एंगल अगर A डिग्री का है तो फाइनली एंगल P भी A डिग्री का होगा। अगर ये B एंगल B डिग्री का है तो ये Q एंगल भी B डिग्री का होगा, और C एंगल अगर ये C डिग्री का है तो ये R एंगल भी C डिग्री का होगा। यानी ये ऑटोमेटिक गेम बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक की बात करते तो दूसरा आ जाता है, दूसरे की बात करते तो तीसरा आ जाता है। यानी कि अगर मान लो इसकी बात यहाँ पे हम देखें, यहाँ हमने एंगल्स पे फोकस किया था, तो अगर इन दोनों साइड का रेशियो 5/8 है तो तुम अगर देखोगे तो ये वाली साइड अगर M की है और ये N की है और ये E की है और ये G की है, तो जो रेशियो इन दोनों का आ रहा है ये M/E अगर तुम करते हो तो M/E का रेशियो भी 5/8 आएगा, और अगर तुम N/G करते हो तो N/G का रेशियो भी 5/8 आएगा। यानी ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। एंगल में फोकस करोगे इक्वल रखोगे तो 100% साइड का रेशियो इक्वल आएगा, और साइड के रेशियो पे ध्यान दोगे, उस पे फोकस करोगे कि साइड का रेशियो कांस्टेंट रखना है, तो ऑटोमेटिक एंगल इक्वल आ जाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं सिमिलर होने के केस में। इसके बाद हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी बनता है, और वो तीसरा ऑप्शन इमरजेंसी केस है। और वो इमरजेंसी हमें कब पड़ती है? वो इमरजेंसी हमें उस केस में पड़ती है जब ना तो हमारे पास एंगल्स की इक्वलिटी है और ना हमारे पास साइड्स के रेशियो के बारे में पूरी तरह से पता है, यानी आधा अधूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक केस है कि एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, मेरे पास दो ट्राइंगल है ABC और PQR, और सपोज करो कि मेरे पास ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है, और इधर इसकी लेंथ मान लो 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ मान लो 1.5 सेंटीमीटर है, और ये जो बीच का एंगल है मान लो ये 60 डिग्री का है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है। अब मेरे पास ना तो ट्रिपल A रूल बनना ना डबल A रूल बनना, ना मेरे पास SSS रूल बनना, क्योंकि तीनों साइड का मेजरमेंट नहीं है। बट यहां पे मैं देखता हूं कि ये जो AB साइड है इसका और ये जो PQ है इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, और कितना है 3/1.5 यानी कि 2/1।
इधर मेरे पास AC का रेशो जो PR के साथ में देखता हूं तो वो रेशो है 5/2.5, फाइनली 2/1। यानी इसका आगे से शिक्षा मिली कि AB/PQ इक्वल है AC/PR के। तो डबल एस का तो कोई रूल हमारे पास नहीं होता, बट अगर मान लो हमारे पास एक एंगल, और वो एंगल भी कंपलसरी इंक्लूडेड एंगल, जैसे हम बात कर रहे हैं AB की और AC की, तो A वर्टेक्स कॉमन है तो ये इनका इंक्लूडेड एंगल है। ऐसी बात कर रहे हैं PQ की और PR की, तो P वर्टेक्स कॉमन है, ये इनका इंक्लूडेड एंगल है। तो अगर ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, यानी A इक्वल P है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में SAS में चलता था, सेम वही वाली कहानी है, वहां पे भी इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर जिन साइड का रेशियो इक्वल है दोनों का, अगर उन्हीं दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हमारे पास तीसरा रूल बन जाता है SAS क्राइटेरिया। ये हमारे पास थर्ड रूल हो गया। तो अगर मान लो हमें इस ट्रायंगल को सिमिलर बोलना होता है तो हमें इन तीनों में से कोई रूल यूज करना है। अगर इन तीनों रूल को हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। और यहां कॉरेस्पॉन्डिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम आमने सामने रखेंगे तभी हमारी नेमिंग सही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जहां तुम्हारी समझ में आसानी से आ पाएगी, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम देखते तो A वर्टेक्स का एंगल P के इक्वल है, और इसका नाम अगर हम A से स्टार्ट करते हैं, मान लो ABC, तो इसका नाम हमें फिर P से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी A के इक्वल P है। ये हमने डिसाइड कर दिया कि A इक्वल P है। अब अगर हम साइड यूज करते AB और इसका रेशियो हम देखते थे PQ के साथ, तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग तो P है, तो B का कॉरेस्पॉन्डिंग Q हुआ, और थर्ड वर्टेक्स बचा हमारा R। तो कॉरेस्पॉन्डिंग में फुल फोकस करना है कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है मान लो PQR, और अगर ये A एंगल 80 डिग्री का है और इधर ये एंगल Q 80 डिग्री का है, और ये एंगल C मान लो 60 डिग्री का है और ये एंगल P 60 डिग्री का है, तो अब यहां जो इक्वलिटी बनी तो A इक्वल P हुआ, A इक्वल Q हुआ, एंगल A इक्वल एंगल Q। और इधर दूसरा एंगल देखते हैं तो C वर्टेक्स का एंगल P वर्टेक्स के इक्वल है, एंगल C इक्वल हुआ एंगल P। अब ये अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल ये जो B होगा ये एंगल R के इक्वल होगा, यानी B इक्वल R थर्ड एंगल। तो अगर इसका नेमिंग हम ABC करते हैं, ABC, तो अब सिमिलरिटी के जो हमारे पास पार्ट्स है जो हमें इक्वलिटी में हमने शो करे हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग Q है तो A फर्स्ट नंबर पे तो Q फर्स्ट पे होगा, और B का कॉरेस्पॉन्डिंग R है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे फिर R आएगा क्योंकि ये सेकंड नंबर पे B आ रहा है, तो थर्ड ऑटोमेटिक P हो गया, तो इसका नाम QRP रखना पड़ेगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम पहले का नाम अगर ACB घुमाते हो, अगर तुमने ACB रखा नाम तो इसका नाम QPR रखना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। सीरियल यही रहेगा कि A के इक्वल Q, B के इक्वल R और C के इक्वल P। ये हमेशा कांस्टेंट तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी इसके लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है, एक इसकी समरी है, और वो समरी तुम्हें क्या करनी है, बिल्कुल एकदम से ऐसे समझो जैसे श्लोक होता है, तो वो सिमिलरिटी का श्लोक है, तो उसे सिमिलरिटी को करने के लिए उस श्लोक को तुम्हें याद करना पड़ेगा। यानी वो श्लोक अगर तुम्हें याद है तो समझ लो तुम्हारी सिमिलरिटी की आधी प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि उसमें एक तरह से पूरी सिमिलरिटी का सार है, और उस सार को तुम्हें याद भी करना पड़ेगा। पहला पार्ट, ये दो पार्ट में चलेगा। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं, कब कह सकते हैं? इफ, पहला ऑप्शन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और ये मैंने सबसे पहला रूल बताया था, इसका नाम होता है AAA या फिर AA। तो
तो अगर दो ट्राइंगल है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो तुम उनको सिमिलर बोल सकते हो। या और एक ऑप्शन और है हमारे पास, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, तो भी हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स सिमिलर है। और इसमें जो रूल हमने लगाया वो ट्रिपल एस, और इस सेम रेशियो वर्ड के लिए एक वर्ड यूज होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है या फिर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है, तो भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। एक इसका रिवर्स है, मान लो हमें दो ट्राइंगल सिमिलर मिल जाए, अब की बार हमें दो ट्राइंगल सिमिलर मिल गए। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, देन नंबर वन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला ऑप्शन, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये रूल है। अब उसी की वजह से, क्योंकि वो सिमिलर है, एंगल इक्वल है, तभी वो सिमिलर है, तो इसका मतलब सिमिलर है तो एंगल इक्वल है। एंड साथ में, क्योंकि दोनों गेम चलेंगे यहां पे, सेकेंड ऑप्शन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इन सेम रेशियो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो 100% इक्वल होगा। अब ये दोनों ही रिजल्ट हमें सिमिलरिटी से मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एल एम एन, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और एल एम एन, ये दोनों सिमिलर है। अब किस वजह से सिमिलर है, क्या रूल लिया है, ये क्या इक्वलिटी के पार्ट है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस मतलब है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब सिमिलर है तो इससे दो फायदे हमें हो गए। पहला फायदा, ये ए वर्टेक्स का एंगल एल के इक्वल होगा, ये बी वर्टेक्स का एंगल सेकंड वर्टेक्स बी है, सेकंड एम है, ये एम के इक्वल होगा, ये थर्ड वर्टेक्स सी है, ये सी एंगल एन के इक्वल होगा। पहला ऑप्शन। साथ में इससे हमें वो भी फायदा मिलेगा कि साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, यानी कि इस पहली साइड ए बी का रेशियो एल एम के साथ ए बी अपॉन एल एम इक्वल होगा, ये दूसरी साइड बी सी का एम एन के साथ लास्ट के दो वर्टेक्स को मिलाओगे, और इधर भी लास्ट के दो वर्टेक्स को बी सी का एम एन के साथ, और वही रेशियो फर्स्ट और लास्ट को मिलाओगे ए सी का एल एन के साथ। तो फाइनली ये चारों रिजल्ट हमें इससे मिल जाते हैं अगर ट्राइंगल सिमिलर है। एंगल्स भी हम इक्वल दिखा सकते हैं और साइड्स का रेशियो भी इक्वल दिखा सकते हैं अगर ट्राइंगल सिमिलर है। और अगर सिमिलर प्रूव करने होते तो हमें इन दोनों में से कोई एक काम करना होगा, या फिर इमरजेंसी केस में तीसरा काम SAS। तो कुल मिला के ये सिमिलरिटी का इंट्रोडक्शन हुआ, और अब तुम इसका थोड़ा सा थ्योरी को एनसीईआरटी से कवर करना, फिर मैं इसके क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.3 नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।